नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सुरेन हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। ये एक प्रश्न पत्र है जो 2015 में आरपीएससी लेक्चरर भर्ती परीक्षा में जो है वो आया हुआ है। हम इस प्रश्न पत्र के केवल हिंदी साहित्य के प्रश्न जो है उनका अध्ययन करेंगे कि हिंदी साहित्य के कौन से प्रश्न जो है इसमें आए हुए हैं, और काव्य शास्त्र के जो 10 बिंदु हैं उनका अध्ययन भी जो है वो इसमें प्रश्न जो है वो आए हुए हैं वो करेंगे। पहला प्रश्न है, इन 40 नंबर से ये साहित्य के प्रश्न जो है ये इसमें शुरू हैं कि इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधि नहीं है। अब देखिए, तुलसीदास जो हैं इन्होंने अवधि और ब्रज भाषा दोनों में ही काव्य रचना जो है वो की है। तो इनकी कौन सी रचना अवधि की है, कौन सी ब्रज भाषा की है, ये पता होना चाहिए। इसका प्रश्न हर बार परीक्षा में जो है वो आता है। तो इसमें से कवितावली जो है वो ब्रज भाषा की रचना है, अवधि की नहीं है। अब ये याद कैसे रखें, इसका भी एक सूत्र है कि दो शब्द हैं, एक तो राम और एक जानकी मंगल। जानकी मंगल, पार्वती मंगल भी इनकी रचनाएं हैं। तो राम और मंगल शब्द जिन रचनाओं में आता है वो सभी की सभी अवधि भाषा में लिखी हुई है। राम शब्द और मंगल शब्द तुलसीदास की जिन रचनाओं में आता है वो सब की सब अवधि भाषा में लिखी हुई है और शेष ब्रज भाषा में लिखी हुई है। कवितावली, गीतावली, दोहावली ये सब ब्रज भाषा में है। वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहु का ये ब्रज भाषा में है। बाकी रामचरितमानस, जानकी मंगल, रामलला नहचू, पार्वती मंगल, जिनमें भी राम और मंगल शब्द आते हैं वो सब अवधि भाषा में लिखी हुई हैं। आगे का प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप से संबद्ध नहीं है, यानी कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। तो नाभादास जो है वो अष्टछाप के कवि नहीं थे। 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना विठलाचार्य ने की थी, अपने पिता वल्लभाचार्य और अपने चार शिष्यों को लेकर। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विठलाचार्य के 4 शिष्य, 8 शिष्यों पे आशीर्वाद की छाप लगाकर अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विठल दास ने की थी। और उस 8 कवियों में परमानंद दास था, गोविंद दास था, कृष्ण दास था, सूरदास था, नंददास था, चतुर्भुज दास थे, छीत स्वामी भी थे, और कृष्ण दास थे, गोविंद दास थे, परमानंद दास थे, कुंभन दास थे। ये 8 कवि जो है वो इसमें शामिल थे अष्टछाप के अंदर। नाभादास इसमें शामिल नहीं था। इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है। तो संत काव्य से जो है वो कबीर संत काव्य के थे, रैदास भी थे, धन्ना भी थे। अग्रदास जो है ये संत काव्य से संबंधित कवि जो है वो नहीं थे। आगे प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हुए हैं। यह कथन किस विद्वान का है। यानी महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हुए हैं। तो ये डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन का ये कथन है। 44 का प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाकारों में से ललित लल्लाम के रचनाकार हैं। तो ललित लल्लाम जो है वो मतीराम की रचना है और एक अलंकार ग्रंथ है ललित लल्लाम। बहुत बार इसका प्रश्न जो है वो आता है, यूजीसी नेट में भी खूब आता है। इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है। तो देव की जो है रसविलास देव की है, अष्टयाम देव की है, भवानी विलास देव की है। रसमंजरी जो है वो देव की नहीं है। रसमंजरी नंददास कवि की रचना जो है वो है। इनमें से कौन सी रचना सेनापति की है। तो सेनापति की रचना कौन सी है। श्रृंगार निर्णय जो है वो भिखारीदास की रचना है। कविकुल कल्पतरु जो है वो चिंतामणि की रचना है। और छंदमाला केशव की रचना है जिसमें स्वतंत्र छंदों का निरूपण किया गया है। कवि रत्नाकर जो है वो सेनापति की रचना है। अब देखिए, ऐसा प्रश्न जो हर बार परीक्षा में आता है, भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो भाषा भूषण ग्रंथ जो है ये महाराज जसवंत सिंह थे जो जोधपुर के राजा थे। इनका लिखा हुआ एक अलंकार ग्रंथ है भाषा भूषण।
और इसका प्रश्न हर बार परीक्षा में जो है वो पूछा जाता है। कवि घनानंद से संबंधित प्रश्न है कि इनमें से कवि घनानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही कथन जो है इनसे संबंधित कौन सा नहीं है। उनकी कविता तत्कालीन दरबारी कवियों में सर्वथा भिन्न थी, ये तो सही है। वे प्रेम की पीर के कवि थे, ये भी सही है। भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने काव्य में किया, ये गलत है कि उन्होंने अभिधा शक्ति का नहीं किया, व्यंजना शक्ति का सुंदर प्रयोग जो है उन्होंने किया है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, इनसे संबंधित कथन ये नहीं है। और ये लाइन भी याद रखने की है कि विरोधाभास उनका अत्यंत प्रिय अलंकार है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुल्ला दाऊद द्वारा रचित है। तो मुल्ला दाऊद की चंदायन रचना है। चंदायन रचना जो है ये मुल्ला दाऊद की है, जिसको लोर कहा या लोर कथा नाम भी जिसका मिलता है। चित्रावली जो है वो उस्मान की रचना है, और मृगावती जो है वो कुतुबन की है, और मधुमालती जो है वो मंझन कवि की रचना है। जायसी से संबंधित कथन देखिए कि जायसी कृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है। अब पद्मावत 1540 ईस्वी में लिखी गई थी, तो ये कहता है कि पद्मावत से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि तुलसी कृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि तुलसी की मानस बहुत बाद में लिखी गई थी, तो उसका अनुकरण तो कर ही नहीं सकता जायसी पद्मावत में। तो इसलिए ये कथन जो है वो गलत है, क्योंकि मानस, रामचरित मानस जो है वो बहुत बाद में लिखी गई थी, 1572 में लिखी गई थी, जबकि ये 1540 में लिखी गई थी। तो इसलिए ये कथन जो है वो गलत हो जाएगा। और यह एक प्रेमाख्यान काव्य है, ये सही है। ठेठ अवधि भाषा का प्रयोग है, ये भी सही है। और इसमें नागमती के वियोग का वर्णन है, और प्रवासजन्य विरह वर्णन के अंतर्गत ये आता है। ये प्रश्न जो है 51 नंबर का ये डिलीट प्रश्न है। 52 नंबर पे प्रश्न है कि इनमें से किस मध्यकालीन संत भक्त कवि का राजस्थान से संबंध नहीं था। देखिए ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट होता है। दादू दयाल का जन्म तो अहमदाबाद में हुआ था 1544 में, लेकिन जयपुर के नरेना में या नारायणा में इनकी एक पीठ जो है, प्रधान पीठ है दादू दयाल की। संत पीपा जो है ये गागरोन से संबंधित थे, वहाँ के राजा थे। और नागरीदास जो है वो सावंत सिंह, ये किशनगढ़ के जो है वो राजा थे। मलुक दास जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित थे, कड़ा उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। ये 1574 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1682 में इनका निधन हो गया था। तो मलुक दास जो है ये राजस्थान से संबंधित नहीं थे। इनमें से कबीरदास से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो देखिए कबीरदास, ये प्रश्न बहुत बार आता है आजकल, ऐसे ही प्रश्न आते हैं कि इससे संबंधित कौन सा कथन नहीं है, कौन सा कथन अनुपयुक्त है। तो कबीरदास से संबंधित कौन सा कथन जो है वो गलत है। ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे, ये तो सही है। उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को अधिक महत्व दिए, ये भी सही है, क्योंकि पुस्तकीय ज्ञान तो था ही नहीं उनको, कबीर को अनपढ़ बताया जाता है। वे जाति, पंथ, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव का खंडन करते थे, ये भी सही है। तो ये जो है वो गलत है, क्योंकि वो पूजा पाठ को वे भक्ति के लिए आवश्यक मानते थे, ये गलत है, क्योंकि वो पूजा पाठ को मानते ही नहीं थे, मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया है। तो ये कबीरदास से संबंधित नहीं है, 4 नंबर का। आगे प्रश्न है कि रीतिकाल के नामकरण के संदर्भ में रीति शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो रीति शब्द जो है किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो इनमें जो है अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचनाएं हैं। इस आधार पर रीति शब्द का अर्थ जो है वो प्रयुक्त है। रीति काल नामकरण में रीति शब्द का अर्थ अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचनाओं से संबंधित है। 55 का प्रश्न है बिहारी और बिहारी सतसई से संबंधित कथन है कि इनमें से महाकवि बिहारी और उनकी सतसई से
संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? प्रकृति का आलंबन रूप चित्रण उनकी बहुत बड़ी विशेषता है, ये गलत है। ये प्रकृति का आलंबन रूप चित्रण जो है बहुत बड़ी विशेषता है, ये गलत है इसमें। बाकी बिहारी सतसई जो है इसमें लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान और शास्त्र ज्ञान तीनों का सुंदर समन्वय इस सतसई में देखने को मिलता है। और अनुभवों के चित्रण में भी बिहारी सदहिस्त थे, सिद्धहस्त थे, और सतसई में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ, ये भी सही है। तो ये प्रकृति का आलंबन रूप चित्रण जो है वो बिहारी सतसई में नहीं हुआ है। 56 का प्रश्न है कि इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? तो प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु से थे, बद्री नारायण चौधरी भी भारतेंदु मंडल के थे, ठाकुर जगमोहन सिंह भी भारतेंदु मंडल के थे, और इसके अलावा अंबिका दत्त व्यास थे, राधाचरण गोस्वामी थे। बालकृष्ण शर्मा जो है ये भारतेंदु मंडल के सदस्य जो है वो नहीं थे। इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत नहीं है? तो इनमें से भारत दुर्दशा भारतेंदु की है, नील देवी भी है, अंधेर नगरी भी है, प्रेम मोहिनी जो है ये लाला श्रीनिवास दास का एक नाटक था, रणधीर प्रेम मोहिनी, तो उसी का ये नाम इसमें दिया हुआ है। तो ये हरिश्चंद्र की रचना नहीं है प्रेम मोहिनी। 58 का प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो महाकाव्य खड़ी बोली का प्रथम जो है वो प्रिय प्रवास है, जो 1914 में लिखा गया था हरियोध सिंह उपाध्याय द्वारा। कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये भी महाकाव्य है। साकेत भी एक महाकाव्य है, और वैदेही वनवास जो है ये भी हरियोध उपाध्याय की का एक प्रबंध रचना है। प्रिय प्रवास जो है ये प्रथम महाकाव्य जो है वो माना जाता है खड़ी बोली का, 1914 में लिखा गया है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। तो ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो ये राम प्रसाद निरंजनी की रचना है, और प्रारंभिक गद्य रचनाएं जो है वो उनमें इसका नाम आता है। सदा सुखलाल भी प्रारंभिक गद्य लेखक थे, इनकी सुख सागर रचना है, लल्लू लाल की प्रेम सागर है, सदल मिश्र की जो है वो नासिकोपख्यान रचना है। ये सभी जो है वो आरंभिक गद्य लेखक जो है वो माने जाते हैं। इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो इनमें से अभी नाम आया था ऊपर वैदेही वनवास, ये हरियोध सिंह उपाध्याय की रचना है। बाकी रंग में भंग, द्वापर, भारत भारती ये मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। इनमें से ये भी एक डिलीट प्रश्न है। 63 का प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की रचनाओं का सही कालक्रम किस विकल्प में है? तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की रचनाओं का सही कालक्रम किस विकल्प में है? तो देखिए पंत की जो रचनाएं हैं उनमें ये जो नाम दिए हुए हैं ये अधिकतर यही रचनाओं के नाम जो है वो आते हैं इसके अंदर, और यूजीसी नेट में भी बहुत बार ये प्रश्न रिपीट होता है, और लगभग इन्हीं रचनाओं का नाम जो है वो कालक्रम में पूछा जाता है। और ये जो रचनाएं हैं इनमें से सबसे पहले ग्रंथि जो है वो इसमें है, ग्रंथि इसमें भी है, इसमें भी है। तो ग्रंथि 1920 में लिखी गई थी, 1929 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद में गुंजन 1932 में, और युगांत 1936 में। युग के अंत, छायावाद के युग का अंत भी माना जाता है युगांत से, 1936 में। और ग्राम्या जो है ये 1940 की रचना है। ग्राम्या जो है ये 1940 की, तो ये उत्तर हो जाएगा इसमें। ग्रंथि 29 में, 32 में, 36 में और 40 में। तो ग्रंथि, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, ये क्रम जो है पंत की रचनाओं का बिल्कुल सही है। और 64 का प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा के काव्य संग्रहों का सही क्रम किस विकल्प में है? अब देखिए महादेवी वर्मा की जो काव्य कृतियां हैं उनमें निहार सबसे पहले है,
और निहार 1930 में प्रकाशन निहार का है, और फिर नीरजा का 1934 में है। तो इन दो में निहार और नीरजा दोनों में है। और उसके बाद में देखिए कि संध्या गीत जो है वो 1936 में है, और दीप शिखा 1942 में जो है वो प्रकाशित हुई थी। तो ये उत्तर हो जाएगा निहार, नीरजा, सांध्य गीत और दीप शिखा। निहार प्रथम काव्य कृति के रूप में प्रकाशित हुई थी महादेव वर्मा की। प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए कामायनी से संबंधित कौन सा कथन, ये प्रश्न बहुत सरल है। वो इसलिए है क्योंकि इसकी पहली लाइन लिखी हुई है कि इसकी कथा 16 सर्गों में विभक्त है, जबकि शायद सबको पता है साहित्य के विद्यार्थियों को कि कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, जबकि इसमें लिखा हुआ 16 सर्ग हैं। तो ये गलत हो जाएगा, ये इससे संबंधित सही नहीं है। बाकी सर्गों का नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकारों के नाम पर हुआ है, ये सही है। इसमें क्रम का संदेश और वैराग्य मत का खंडन है, ये भी सही है। और सूक्ष्म मनोविकारों को मूर्त रूप देते हुए प्रसाद ने अत्यंत सजीव एवं अद्वितीय चित्रण इसमें किया है। 66 का प्रश्न है दिनकर। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से दिनकर की काव्य कृतियों का सही क्रम किस विकल्प में है? तो दिनकर की जो रचनाएं हैं उसमें सही क्रम जो है वो कौन सा है? तो रसवंती जो है 39 में है, कौन से में पहले इसमें है? रसवंती 1939 में, और कुरुक्षेत्र 1946 में। रश्मिरथी जो है वो 1952 की रचना है, और उर्वशी 1961 की रचना है। तो रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और उर्वशी, ये दिनकर की रचनाओं का कालक्रम जो है वो सही है। अब देखिए कुरुक्षेत्र आगे आ गया है। ये प्रश्न जो है वो बहुत बार पूछा जाता है, कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। और एक लाइन इसमें ध्यान रखने की है कि ये जो है वो महाभारत का कथानक तो इसमें है, ये सही है, लेकिन ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित नहीं है। और यही विकल्प में लाइन जो है वो मिलती है इसमें कि ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित नहीं है कुरुक्षेत्र रचना, ये ध्यान रखना हमें। इसमें कुल 7 सर्ग हैं, ये सही है। इसमें भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध एवं शांति विषयक विशद और गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया गया है। यानी ये कुरुक्षेत्र जो है वो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित नहीं है। अब आगे देखिए कि तार सप्तक जो है, जो 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए उनसे संबंधित प्रश्न भी लगभग रचनाओं में पूछे जाते हैं कि इनमें से किस कवि की रचनाएं तार सप्तक में संकलित नहीं है। अब यहाँ पर प्रथम वो न लिखता तो भी हमें केवल तार सप्तक लिखने से हमें ये समझना है कि वो प्रथम तार सप्तक की पूछ रहा है, और बाकी जो अन्य तार सप्तक हैं उनमें दूसरा, तीसरा, चौथा लिखा हुआ आता है। केवल तार सप्तक लिखा है तो इसका मतलब पहले तार सप्तक की बात कर रहा है। 1943 में पहला प्रकाशित हुआ था, फिर 51 में दूसरा, और फिर 59 में तीसरा, और फिर 79 में चौथा तार सप्तक प्रकाशित हुआ था। ये ध्यान रखना है। प्रत्येक तार सप्तक में 7 कवि थे। और ये प्रश्न पूछ रहा है कि तार सप्तक प्रथम में संकलित नहीं है, तो धर्मवीर भारती दूसरे तार सप्तक का कवि है। प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर और गजानन माधव मुक्तिबोध अज्ञेय, ये 7 कवि जो है वो इसके थे। भारत भूषण अग्रवाल भी हैं। तो 7 कवि जो है वो प्रथम तार सप्तक के कवि हैं। आगे का प्रश्न है अज्ञेय की प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अज्ञेय की काव्य कृतियों का सही क्रम किस विकल्प में है? तो अज्ञेय की रचनाओं का इसमें ये पूछ रहा है कि इत्यलम, इनमें देखिए इत्यलम इसमें है। इत्यलम जो है वो 1946 की रचना है, और हरी घास पर क्षण भर जो है वो 1949, और बावरा अहेरी जो है ये 1954, और आंगन के पार द्वार जो है वो 1961 की रचना है। तो ये इसका सही कालक्रम जो है वो हो जाएगा। इत्यलम 46, फिर ये 49, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी 54, और आंगन के पार द्वार 1961 की रचना है। 70 का प्रश्न है कि इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में संकलित हैं? संकलित नहीं है। तो शमशेर बहादुर सिंह के दूसरे
तार सप्तक में संकलित हैं। ये जो सप्तक हैं ये चारों ही याद होने चाहिए, तभी प्रश्न जो है वो सही हो सकता है। राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य ये राजस्थान के थे, और श्री राम वर्मा, सुमन राजे, अवधेश कुमार और राजेंद्र किशोर ये 7 कवि चौथे सप्तक में थे। और ये भी हमें ध्यान में रखना है कि पहले सप्तक को छोड़ करके दूसरे, तीसरे और चौथे तार सप्तक जो थे उनमें एक एक महिला कवयित्री भी शामिल थी। दूसरे में शकुंतला माथुर थी, जिसको शकुंत माथुर भी नाम मिलता है, और तीसरे तार सप्तक में कीर्ति चौधरी थी, और चौथे तार सप्तक में सुमन राज्य थी। तो एक एक महिलाएं शामिल थी दूसरे, तीसरे और चौथे में। पहले तार सप्तक में कोई महिला कवयित्री नहीं थी। 71 में ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित है। तो बूंद और समुद्र जो है ये तो अमृतलाल नागर का उपन्यास है। झूठा सच जो है, झूठा सच जो है ये यशपाल का 2 भागों में प्रकाशित उपन्यास है, देश विभाजन की त्रासदी पर। और सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती का है। रंगभूमि जो है वो प्रेमचंद का उपन्यास है। लेखन या प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद कृत इन उपन्यासों का सही कालक्रम किस विकल्प में है। तो प्रेमचंद द्वारा जो है इनमें से देखिए सेवा सदन जो है, सेवा सदन जो है वो 1918 रचना काल है इसका। और रंगभूमि जो है ये 1918, सेवा सदन 1918, रंगभूमि 1925, और गबन जो है ये 1932, और कर्म भूमि जो है ये 1932 है। गबन 1931 है। हालांकि गबन जो है ये उपन्यास के रूप में प्रकाशित होने से पहले 1928 में जो है वो पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हो गया था। लेकिन 1918, 1925, 1931 और 1932 जो है ये क्रम जो है वो सही है इसमें। अमृतलाल नागर के उपन्यासों का कालक्रम इसमें पूछा हुआ है कि अमृतलाल नागर रचित इन उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही कालक्रम का विकल्प चुनिए। तो अमृतलाल नागर जो हैं ये इनका सबसे पहले जो है वो बूंद और समुद्र, इसमें बूंद और समुद्र जो है ये 1956 में जो है वो प्रकाशित हो गया था। फिर सुहाग के नुपुर 1960 में, अमृत और विष 1966 में, और मानस का अंश 1973 में प्रकाशित हुआ था। तो ये विकल्प जो है वो इसमें सही हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित नहीं है। तो चित्रलेखा भी है, भूले बिसरे चित्र भी है, टेढ़े मेढ़े रास्ते भी है, और पुनर्नवा जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, ये इनका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी मोहन राकेश द्वारा रचित है। तो कहानी जो है खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर की कहानी है। मलबे का मालिक ये मोहन राकेश की कहानी है। मलबे का मालिक मोहन राकेश की कहानी है। जिंदगी और जोंक जो है ये अमरकांत की कहानी है। और जहां लक्ष्मी कैद है ये राजेंद्र यादव की कहानी है। ये सभी कहानियां जो है वो महत्वपूर्ण हैं, लगभग सिलेबस में शामिल रहती हैं। और एक कालजयी कहानी का प्रश्न आ गया, गदल कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है। तो ये रांगे राघव की लिखी हुई एक कालजयी कहानी है, बहुत ही फेमस कहानी जो है ये है इनकी, ये याद रखने की है। गदल कहानी किसकी है, तो ये रांगे राघव की कहानी है। स्वतंत्र का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी उदय प्रकाश द्वारा नहीं लिखी गई है। उदय प्रकाश की कहानियों का प्रश्न यूजीसी नेट में खूब आता है। त्रिछ कहानी किसकी है, ये अकेला प्रश्न आया हुआ है, उदय प्रकाश की कहानी है। पाल गोमरा का स्कूटर किसकी कहानी है, ये उदय प्रकाश की कहानी है। पीली छतरी वाली लड़की किसकी कहानी है, उदय प्रकाश की कहानी। ये एक एक करके प्रश्न भी आए हुए हैं। और इसमें पूछा है कि कौन सी उदय प्रकाश की नहीं है। तो पत्थर गली जो है ये नासिरा शर्मा की लिखी हुई एक कहानी है, उदय प्रकाश की नहीं है। तो ये तीनों ही उदय प्रकाश की कहानियां हैं जिनके प्रश्न जो है वो बहुत बार पूछे जाते हैं। तार सप्तक से संबंधित प्रश्न आ गया इसमें। यह कह रहा है कि इनमें से तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो तार सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ।
हाँ, तीसरे तार सप्तक, ये सही है। तीसरे तार तीसरा सप्तक जो है 59 में प्रकाशित हुआ था, और चौथा सप्तक जो है 1979 में प्रकाशित हुआ था, ये भी सही है। और शकुंतला माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित हैं, ये गलत है। मैंने अभी बताया था कि 3 महिलाएं कवियत्रियां शामिल हैं, दूसरे में शकुंतला माथुर है, तीसरे में कीर्ति चौधरी है, और चौथे में सुमन राज्य है। तो ये तीसरे में नहीं है, दूसरे में है शकुंतला माथुर, ये गलत है। रघुवीर शाहे दूसरे सप्तक के कवि है, ये सही है। चिंतामणि का प्रश्न आ गया है, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चिंतामणि नामक निबंध संग्रह के रचनाकार इनमें से कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब इसमें यह ध्यान रखने की बात है कि चिंतामणि के अब तक 4 भाग संपादित हो चुके हैं। चिंतामणि भाग फर्स्ट, चिंतामणि भाग सेकंड, फिर तीसरा और चौथा। देखिए, चिंतामणि जो है ये 1939 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको के लेखक हैं, उनके निबंध इसमें शामिल हैं। फिर चिंतामणि भाग दूसरा जो है उनकी मृत्यु के उपरांत 1945 में दूसरा भाग संपादित हुआ, जिसके संपादक थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और फिर तीसरा 1983 में प्रकाशित हुआ, संपादित हुआ, जिसके संपादक थे डॉक्टर नामवर सिंह। और 2004 में जो है वो इसका चौथा भाग भी संपादित हुआ है, जिसके संपादक हैं कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। तो अब तक चिंतामणि के 4 भाग जो है वो प्रकाशित हुए हैं। 39 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल खुद थे, और फिर 45 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे, और 43 में नामवर सिंह थे, और 2004 में जो है वो कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह संपादक थे। चिंतामणि के अब तक 4 भाग संपादित हो चुके हैं। और इसमें क्या है, इनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिखे हुए निबंध हैं, और जो बाद के जो संपादित हुए हैं उनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा विभिन्न पुस्तकों की जो भूमिकाएं उन्होंने लिखी थी वो उनमें शामिल हैं, लगभग जो एक निबंध के रूप में ही हैं। अगला प्रश्न है कि इन रचनाओं में कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी की गेहूं और गुलाब जो है वो निबंध संग्रह है, और अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, और आंगन का पंछी और बंजारा मन जो है ये विद्यानिवास मिश्र की रचनाएं हैं, और प्रिया नीलकंठी जो है वो कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह है, कुबेरनाथ राय का। तो गेहूं और गुलाब जो है ये रामवृक्ष बेनीपुरी के। इनमें से कौन सी रचना नरेश मेहता द्वारा रचित है? तो नरेश मेहता जो है वो संशय की रात है, संशय की एक रात नरेश मेहता की है रचना। और एक और द्रोणाचार्य जो है ये शंकर शेष का नाटक है। स्मृति की रेखाएं महादेव वर्मा की रचना है। आवारा मसीहा जो है वो विष्णु प्रभाकर की रचना है। और एक जीवनी है हिंदी की बहुत ही कालजयी जीवनी जिसको कहा जाता है, शरत चंद्र चटर्जी की लिखी की जीवनी, जिसको विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रश्न है कि लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखिए कि इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता, इसमें ये गलत है, क्योंकि इसमें अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से भी संबंध होता है। ये इसमें लिखा हुआ देखिए कि किसी शब्द का मुख्य अर्थ बाधित होने पर उसका अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, ये सही है लक्षणा शब्द शक्ति। और अन्य अर्थ किसी रूढ़ि के आधार पर ग्रहण किया जाता है, ये भी सही है। और किसी प्रयोजन के आधार पर भी अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, ये भी सही है। प्रयोजन लक्षणा हो जाती है फिर वो। और ये देखिए अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता, ये गलत है कि मुख्य अर्थ से संबंध होता है। अन्य अर्थ तो ग्रहण किया जाता है लेकिन मुख्य अर्थ से भी संबंध होता है, तो ये गलत है। ये देखिए इसमें अलंकारों से संबंधित प्रश्न है कि इनमें अलंकारों की परिभाषा एवं लक्षण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना
कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, ये सही है। और उपमा में रंग रूप रंग गुण आदि की समानता के आधार पर दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है, ये भी सही है उपमा अलंकार की परिभाषा। और जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है, ये भी सही है। तो इसका मतलब ये चौथा गलत है कि जहाँ उपमान पर उपमेय का अभेद आरोप किया जाए तो वहाँ संदेह अलंकार नहीं होता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो ये 4 नंबर का विकल्प जो है वो सही हो जाएगा इसमें, ये अलंकार से संबंधित सही नहीं था। ये परिभाषा खूब पूछी जाती है लक्षण की, काव्य लक्षण की ये पंक्ति खूब पूछी जाती है। पंडित जगन्नाथ की ये पंक्ति है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम काव्य लक्षण से संबंधित यह कथन किसका है? तो पंडित राज जगन्नाथ का है। पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी के थे, ये भी ध्यान रखना है। और पंडित राज जगन्नाथ का ग्रंथ है रस गंगाधर, वो भी याद रखना है। और रस गंगाधर के अंदर शाहजहाँ जो मुगल शासक थे उसका जिक्र आया है, ये भी याद रखना है। ये प्रश्न आए हुए हैं, इनका 17वीं शताब्दी से संबंध था, ये याद रखना है। ये प्रश्न आया हुआ है। ग्रंथ कौन सा है? रस गंगाधर था, ये भी याद रखना है। इस रस गंगाधर के अंदर जो है वो किस मुगल शासक का जिक्र आया है? तो वो शाहजहाँ का आया है, वो भी याद रखना है। और रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम तो जरूर याद रखना है। ये किसकी पंक्ति है? ये पंडित राज जगन्नाथ की है। किससे संबंधित है? काव्य लक्षण से संबंधित है। अब काव्य प्रयोजन का प्रश्न है कि काव्य प्रयोजन की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? इससे यश प्राप्त होता है, ये सही है। आर्थिक लाभ भी होता है, ये भी सही है। और आनंद प्राप्त होता है, ये भी सही है। शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता है, ये सही नहीं है। यानी काव्य प्रयोजन नहीं है, शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होना या प्राप्त करना काव्य प्रयोजन नहीं होता है। 86 का प्रश्न है कि विद्वानों ने काव्य हेतु की दृष्टि से किस तत्व को आवश्यक नहीं माना है? यानी किसे काव्य हेतु नहीं माना है? तो प्रतिभा को तो काव्य हेतु माना जाता है, इसका प्रश्न खूब आता है। ईश कृपया को काव्य हेतु नहीं माना जाता है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। और व्युत्पत्ति भी है और अभ्यास भी है। प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास जो है वो काव्य हेतु हैं, ईश कृपा जो है वो नहीं है। अभी एक प्रश्न आया था असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में कि इसमें से कौन सा जो है वो काव्य हेतु नहीं है? तो उसमें प्रतिभा नाम नहीं था, उसमें व्युत्पत्ति था, अभ्यास था, प्रेरणा था और समाधि था। तो उसमें समाधि जो है वो काव्य हेतु नहीं होता है, प्रेरणा भी काव्य हेतु होता है। 87 का प्रश्न है कि ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो ध्वनि के 2 प्रमुख भेद माने गए हैं, लक्षणामूला और व्यंजनामूला। तो ध्वनि जो है उसके 2 भेद नहीं, ध्वनि के 3 भेद बताए हैं आनंदवर्धन ने। आनंदवर्धन जो है वो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक माना जाता है। या ध्वनि सिद्धांत किसका है? तो आनंदवर्धन का है। आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी के माने जाते हैं और ध्वन्यालोक उनका ग्रंथ है। ध्वनि सिद्धांत उन्होंने दिया है। स्फोट सिद्धांत पर आधारित ये सिद्धांत है, उससे पहले परीक्षा में आया हुआ है, लेक्चरर परीक्षा में। और उन्होंने ध्वनि के 3 भेद बताए हैं, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। और रस ध्वनि को उन्होंने श्रेष्ठ बताया है। तो इसके 2 भेद माने हैं, ये गलत है, 3 भेद माने हैं इसके। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अरस्तु का। इनमें से अरस्तु के अनुकरण से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो अरस्तु अनुकरण से, अरस्तु का अभिप्राय भावनापूर्ण अनुकरण से है, ये सही है। अनुकरण भी एक सर्जन क्रिया है, ये भी सही है। अरस्तु ने कहा है कि अनुकरण जो है वो एक सर्जन क्रिया है। अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत में कोई अंतर नहीं है, ये गलत है। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये कथन गलत है, क्योंकि प्लेटो और अरस्तु जो हैं उनका मत एक नहीं है, उनके मत में उनके विचार अलग अलग हैं। अनुकरण के संबंध में दोनों के विचार अलग अलग हैं। ये कहता है कि अंतर नहीं है, तो ये
गलत कथन हो जाएगा इस अरस्तु के अनुकरण से संबंधित। अनुकरण को नया अर्थ प्रदान कर अरस्तु ने कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया, ये भी सही है। अब देखिए लॉन्जाइन्स का उदात्त तत्व सिद्धांत है, उदात्त सिद्धांत भी कह दो या उदात्तीकरण भी कह दो। लॉन्जाइन्स के उदात्त तत्व विषयक विवेचन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो लॉन्जाइन्स के उदात्त तत्व के 3 पक्ष बताए हैं इन्होंने, अंतरंग, बहिरंग और विरोधी तत्व। 3 पक्ष बताए हैं उदात्त के, ये बिल्कुल सही है, अंतरंग, बहिरंग और विरोधी तत्व। और ये भी बताते हैं कि महान विचारों की उद्भावना अंतरंग तत्व के अंतर्गत आती है, ये भी सही है। विचार और भाव जो है वो अंतरंग पक्ष में आते हैं। समुचित अलंकार योजना और उत्कृष्ट भाषा बहिरंग के अंतर्गत मानी गई है, ये भी सही है कि बहिरंग तत्व कौन से हैं? अलंकार और भाषा है। लॉन्जाइन्स हर स्थिति में साहित्य में गरिमामयी भाषा के प्रयोग के पक्षधर हैं, ये गलत कथन है। इसमें ये जो लाइन लिख दी ना, हर स्थिति में, ये बिल्कुल गलत लिख दी इन्होंने। साहित्य में गरिमामयी भाषा प्रयोग के पक्षधर थे, ये गलत है। ये कथन जो है वो गलत है, हर स्थिति में नहीं आएगा इसमें। आगे अंतिम प्रश्न है इसमें काव्यशास्त्र का कि भरत के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र के व्याख्याकारों में किस विद्वान की व्याख्या अभिव्यक्तिवाद कहलाती है? तो अभिनव गुप्त की व्याख्या जो है वो अभिव्यक्तिवाद जो है वो कहलाती है। और आचार्य शंकुक जो हैं ये अनुमितिवाद है, भट्टनायक जो हैं ये भुक्तिवाद है, और भट्टलोलट जो है ये उत्पत्तिवाद माना जाता है इनकी व्याख्या को। तो ये क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण जो आए हुए थे। हम फिर आगे किसी प्रश्न पत्र के प्रश्न जो है इसी तरह व्याख्या के साथ करेंगे। यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और फिर मिलेंगे अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।